प्रधानमंत्री ने लाइफ मिशन, सतत विकास और अन्य मुद्दों पर अपने विचार किए साझा। विश्व बैंक के कार्यक्रम में वीडियो संदेश के जरिए पीएम मोदी ने जलवायु परिवर्तन से लड़ने के लिए व्यवहार परिवर्तन को बताया जरूरी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज राजस्थान का करेंगे दौरा। भरतपुर में बीजेपी के बूथ अध्यक्ष संकल्प महासम्मेलन को करेंगे संबोधित। भाजपा ने अरविंद केजरीवाल की नीयत पर उठाए सवाल। पार्टी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कहा, अब तक की जांच से यही पता चलता है शराब घोटाले के सरगना है अरविंद केजरीवाल। जैसे ही सीबीआई ने केजरीवाल को किया तलब, वो डर से कांपने लगे। महाराष्ट्र के रायगढ़ के खोपोली इलाके में एक बस खाई में गिरी, 12 लोगों की मौत, 25 से अधिक घायल। गृह मंत्री अमित शाह ने मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री से बात कर राहत और बचाव अभियान का लिया जायजा। घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर की मोजाम्बिक यात्रा आज होगी संपन्न। जयशंकर ने मोजाम्बिक के राष्ट्रपति से की मुलाकात। 5वीं भारत मोजाम्बिक संयुक्त आयोग की बैठक की सह अध्यक्षता के साथ मोजाम्बिक में भारत द्वारा बनाए गए बूजी ब्रिज का वर्चुअली किया गया उद्घाटन। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण एमडीबी को मजबूत करने के लिए G20 विशेषज्ञ समूह के साथ करेंगी बैठक। सतत विकास लक्ष्यों और सीमा पार की चुनौतियों के वित्त पोषण के संदर्भ में 21वीं सदी के लिए एक अद्यतन एमडीबी इकोसिस्टम की आवश्यकता पर होगी चर्चा। जापान के वाकायामा में प्रधानमंत्री किशिदा के भाषण के दौरान हुआ धमाका, बाल बाल बचे पीएम फुमियो किशिदा। पुलिस ने एक संदिग्ध को किया गिरफ्तार। आईपीएल में आज पहले मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की दिल्ली कैपिटल से होगी भिड़ंत। वहीं दूसरे मैच में लखनऊ सुपर जायंट्स और पंजाब किंग्स होंगे आमने सामने। नमस्कार, डीडी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी और आइए अब खबरों को विस्तार से देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज विश्व बैंक के एक कार्यक्रम को वीडियो संदेश के जरिए संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने लाइफ मिशन, सतत विकास और अन्य मुद्दों पर अपने विचार साझा किए। पीएम मोदी ने कहा कि जलवायु परिवर्तन का मुकाबला सिर्फ कॉन्फ्रेंस रूम की टेबल से नहीं किया जा सकता, इसे हर घर में खाने की टेबल पर लड़ना होगा। जब कोई विचार चर्चा टेबल से खाने की टेबल पर जाती है तो ये एक जन आंदोलन बन जाता है। Climate change cannot be fought from conference tables alone. It has to be fought from the dinner tables in every home. When an idea moves from discussion tables to dinner tables, it becomes a mass movement, making every family and every individual aware that their choices can help the planet, can provide scale and speed. Mission Life is about democratizing the battle against climate change. When people become conscious that simple acts in their daily lives are powerful, there will be a very positive impact on the environment. हाउ बिहेवियरल चेंज कैन टैकल क्लाइमेट चेंज शीर्षक वाली लाइफ पहल पर पीएम मोदी ने कहा कि विश्व बैंक की ये पहल मेरे दिल के बहुत करीब है और मुझे ये जानकर खुशी हुई कि इस पहल को पूरे विश्व में स्वीकृति मिली है। The World Bank is organizing this event on impact of behavioral change on climate change. This is an issue close to my heart and
It is great to see it becoming a global movement. Friends, Chanakya, a great Indian philosopher, wrote this over 2000 years ago. Jal bindu nipatena क्रमशः पूर्यते घटः सहेतु सर्व विद्यानां धर्मस्य च धनस्य च. Small drops of water, when they come together, fill up a pot. Similarly, knowledge, good deeds or wealth add up gradually. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि इस पहल की शुरुआत बहुत पहले हो गई थी। मैंने 2015 में यूएनजीए में बिहेवियरल चेंज की जरूरत पर बात की थी। तब से आज तक बहुत प्रगति हो चुकी है। The seeds of this movement were sown long ago. In 2015, at the United Nations General Assembly, I spoke about the need for behavioral change. Since then, we have come a long way. In October 2022, the UN Secretary General and I had launched Mission Life. The preamble of the outcome document of COP27 also speaks about sustainable lifestyle and consumption. And it is wonderful to see that experts in the climate change arena have also adopted this mantra. पीएम ने कहा कि क्लाइमेट चेंज के खिलाफ लड़ाई में वैश्विक संस्थानों की जिम्मेदारी काफी बढ़ जाती है। Global institutions have an important role to play in encouraging countries across the world. I am told that the World Bank Group is looking to increase climate finance from 26% to 35% as a share of total financing. The focus of this climate finance is usually on conventional aspects. Adequate financing methods need to be worked out for behavioral initiatives too. A show of support by the World Bank towards behavioral initiatives such as Mission Life will have a multiplier effect. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज राजस्थान के दौरे पर रहेंगे। आज भरतपुर में बीजेपी के बूथ अध्यक्ष संकल्प महासम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। महासम्मेलन में अमित शाह का संबोधन होगा। राजस्थान में विधानसभा चुनाव से 7 महीने पहले ही भारतीय जनता पार्टी एक्शन मोड में आ गई है। भाजपा प्रवक्ता गौरव भाटिया ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर शराब नीति मामले में घोटाले का आरोप लगाते हुए कहा है कि शराब नीति के लिए बैठकें और निर्णय इनकी अध्यक्षता में किए गए। आप में केजरीवाल की मर्जी के बगैर पत्ता भी नहीं हिलता। ऐसे में केजरीवाल जनता को बताएं कि आपने शराब नीति वापस क्यों ली। अरविंद केजरीवाल जी, आपसे ये पूछना चाहते हैं, आप कह रहे थे कि ये जो शराब नीति है बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी शराब नीति है, बहुत इससे फायदा होगा, फायदा अरविंद केजरीवाल का होगा, भ्रष्टाचारी आपका होगा, पापी आपका होगा। ये बताइए, इतनी अच्छी थी तो ये वापस कैसे हुई? आपकी आज्ञा के बिना तो ये वापस हो नहीं सकती है। और तभी हम लोग कह रहे हैं, अंदर गए मोहरे, अंदर गए हाथी, लेकिन किंग पिन जो है भ्रष्टाचार की शतरंज का, वो तो अरविंद केजरीवाल है। इसका उत्तर जरूर दीजिएगा अरविंद केजरीवाल जी। हमारा कोई वजूद नहीं है जी, हम बड़े ईमानदार हैं जी, सेवा करने आए हैं जी, नहीं चलेगा। गौरव भाटिया ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए कहा है कि हमेशा ईमानदारी का नाटक करने वाले केजरीवाल का सच जनता के सामने आ गया है।
पहला सवाल यह है, अरविंद केजरीवाल जी ये बताइए, दिल्ली के मुख्यमंत्री आप, जिस मीटिंग में ये शराब घोटाला पूरी तरह से रचित होता है, उसकी अध्यक्षता आप कर रहे हैं, आप पे गाज क्यों नहीं गिरनी चाहिए? और इसीलिए कहूंगा, जैसे जैसे जुड़ रही है कड़ी, अरविंद केजरीवाल पास आ रही है हथकड़ी, और डर लग रहा है आपको। गौरव भाटिया ने दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया पर कटाक्ष करते हुए कहा कि आप में एक दो नहीं बल्कि पूरी कैबिनेट ही भ्रष्टाचार में लिप्त है। आज आपका सच जनता के सामने है और सिसोदिया इतने भोले बनते हैं जैसे उन्हें कुछ पता ही नहीं। सिसोदिया पर आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि इनके पास 4 मोबाइल फोन थे। जब जांच अधिकारियों ने जांच के लिए फोन मांगा तो एक दे दिया, बाकी 3 नष्ट कर दिए। एक पूर्व उप मुख्यमंत्री जिसको कट्टर ईमानदार कहा जाता है, वो अपने मोबाइल फोन जो साक्ष्य हैं उनको क्यों मिटा रहा है? और जब उनसे पूछताछ करी, इतने भोले मनीष सिसोदिया है नहीं जितना बताया जा रहा था। इनके 4 मोबाइल थे। जब जांच में इनसे कहा गया कि चारों मोबाइल फोन दे दो, तो एक दे दिया, 3 नष्ट कर दिए। क्यों भाई? कट्टर बेईमानों को लगता है, इन्हें गुमा है कि हम कानून से ऊपर हैं, और हमें यकीन है कि कानून का हाथ आपकी गर्दन तक भी पहुंचेगा। महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में आज तड़के दर्दनाक घटना हुई है। खोपोली इलाके में यात्रियों को ले जा रही एक बस गहरी खाई में जा गिरी। बस में सवार 12 यात्रियों की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं अन्य 29 घायलों को अस्पताल में पहुंचाया गया है। राहत और बचाव कार्य जारी है। पुलिस और प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची है। हादसे पर दुख जताते हुए उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि रायगढ़ के खोपोली इलाके में हुआ ये हादसा बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। उप मुख्यमंत्री ने बताया कि बस में 41 यात्री सवार थे, जिसमें से 12 यात्रियों की मौके पर ही मौत हो गई। देवेंद्र फडणवीस ने हादसे के मृतकों के परिजनों के लिए मुआवजे की भी बात कही। इसके साथ ही हादसे के कारणों का पता लगाने के लिए जांच के आदेश दे दिए गए हैं। और इस सब के बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रायगढ़ सड़क हादसे पर दुख जताया है। अमित शाह ने ट्वीट करके कहा कि महाराष्ट्र के रायगढ़ में हुआ सड़क हादसा दुखद है। इस संबंध में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी व उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी से बात हुई। स्थानीय प्रशासन राहत कार्य में लगा हुआ है। मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं। वहीं उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग 730 के पास एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया है। इस हादसे में 6 लोगों की जान चली गई और 8 अन्य लोग घायल हो गए। यह हादसा तब हुआ जब आज थाना क्षेत्र इकोना में एक इनोवा गाड़ी पेड़ से टकरा गई। पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर गाड़ी को जेसीबी से बाहर निकाला। गाड़ी में 14 लोग सवार थे। ये लोग लुधियाना से आए थे। 6 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। 8 लोगों को बहराइच रेफर किया गया है। आज सुबह 6 बजे थाना क्षेत्र इकोना से एक सूचना प्राप्त हुई एक्सीडेंट की। ये सुनरई गांव पड़ता है, जहां पे एक इनोवा गाड़ी की टक्कर हुई पेड़ से। जब मौके पे पुलिस बल पहुंचा तो गाड़ी को जेसीबी के थ्रू बाहर निकाला गया गड्ढे से। उस गाड़ी इनोवा में 14 लोग थे और जब इसमें और जांच पड़ताल की गई तो ये पता चला कि ये सब लुधियाना से आए थे। इनका एक क्रिमेशन था यहाँ पे इकोना में ही, उसमें ये लोग सम्मिलित होने आए थे। सभी को सीएससी इकोना पहुंचाया गया। वहाँ पे 6 लोगों की मौके पे मृत्यु हो गई और जो 8 लोग हैं उन सभी को बहराइच रेफर किया गया है। बॉडीज को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया गया है। इसमें अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक देश भर में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 10,753 नए मामले दर्ज किए गए हैं। वहीं पिछले 24 घंटों में 6,628 मरीज उपचार करवाकर स्वस्थ हो चुके हैं, जिसके बाद देश में रिकवरी रेट 98.69% हो गया है। वहीं साप्ताहिक पॉजिटिविटी रेट वर्तमान में 4.49% है। इसके साथ ही दैनिक पॉजिटिविटी रेट 6.78% दर्ज किया गया।
देश में कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या 53,720 है। अब तक 92.38 करोड़ से अधिक कोविड टेस्ट किए जा चुके हैं, जबकि पिछले 24 घंटे में 1,58,625 कोविड टेस्ट किए गए हैं। और इस सब के बीच देश में टीकाकरण का आंकड़ा भी तेजी से बढ़ रहा है। कोविड महामारी के खिलाफ सबसे प्रभावी हथियार के रूप में शुरू किए गए टीकाकरण अभियान के तहत देश में अब तक 220 करोड़ 66 लाख से अधिक टीकों की खुराक दी जा चुकी है, जिनमें 95 करोड़ 21 लाख दूसरी खुराक और 22 करोड़ 87 लाख एहतियाती खुराक दी जा चुकी हैं। पिछले 24 घंटों में 397 से अधिक कोविड टीके लगाए गए। महामारी के दौरान ऐसा नहीं लगा कि ये कठिन समय लंबा चलेगा। वहीं दुनिया सोशल डिस्टेंसिंग पर एकमत हुई थी। इसी दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 29 मार्च 2020 को प्रसारित अपने मन की बात कार्यक्रम में लोगों से संक्रमण से खुद को बचाने के लिए शारीरिक दूरी बनाए रखते हुए एक दूसरे के करीब रहने और भावनात्मक रूप से जुड़े रहने का हृदय स्पर्शी संदेश दिया था। कोरोना वायरस से लड़ने का सबसे कारगर तरीका सोशल डिस्टेंसिंग है, लेकिन हमें ये समझना होगा कि सोशल डिस्टेंसिंग का मतलब सोशल इंटरेक्शन को खत्म करना नहीं है। वास्तव में यह समय अपने सभी पुराने सामाजिक रिश्तों में नई जान फूंकने का है, उन रिश्तों को तरोताजा करने का है। एक प्रकार से यह समय हमें यह भी बताता है कि सोशल डिस्टेंसिंग बढ़ाओ और इमोशनल डिस्टेंस घटाओ। आज हिमाचल दिवस है। आजादी के बाद 15 अप्रैल 1948 को हिमाचल प्रदेश चीफ कमिश्नर के राज्यों के रूप में अस्तित्व में आया। 26 जनवरी 1950 को जब देश गणतंत्र बना, तब हिमाचल प्रदेश को गौ श्रेणी के राज्य का दर्जा मिला। हिमाचल प्रदेश अपनी खूबसूरत वादियों, सुहाने मौसम और स्थानीय लोगों के स्नेह के लिए मशहूर है। राजधानी शहर शिमला पर्यटन के लिहाज से देश में सबसे मशहूर जगह है। ब्रिटिश काल से ही शिमला एक लोकप्रिय हिल स्टेशन रहा है। और हिमाचल दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिमाचल दिवस की शुभकामनाएं दी हैं। अपने ट्वीट में उन्होंने कहा कि हिमाचल दिवस की समस्त प्रदेशवासियों को बहुत बहुत बधाई। मेरी कामना है कि अपने प्राकृतिक सौंदर्य और पर्यटन के लिए प्रसिद्ध इस राज्य के लोगों का जीवन सदैव समृद्ध और खुशहाल रहे। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हिमाचल दिवस की शुभकामनाएं दी हैं। अपने ट्वीट में उन्होंने कहा कि आध्यात्मिक धरोहर व प्राकृतिक सौंदर्यता की भूमि हिमाचल प्रदेश के वासियों को हिमाचल दिवस की शुभकामनाएं। देवभूमि के लोगों ने राष्ट्रहित में अनेक कीर्तिमान स्थापित किए हैं। मैं ईश्वर से प्रदेश के लोगों के उत्तम स्वास्थ्य व उन्नति की कामना करता हूं। आज बंगाली नववर्ष पोइला बैसाख की शुरुआत हो गई है। पोइला बैसाख के अवसर पर राजभवन के दरवाजे आम जनता के लिए खोले गए। राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने एनसीसी वॉक, साइकिल वॉरियर्स और हेरिटेज वॉक को झंडी दिखाई। इस दौरान राज्यपाल ने कहा कि बंगाल अपना गौरव पुनः प्राप्त करेगा। वहीं बंगाली नववर्ष पोइला बैसाख के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पोइला बैसाख की शुभकामनाएं दी हैं। तो ये प्रधानमंत्री की ओर से शुभकामनाएं दी गई हैं पोइला बैसाख की। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा ने उदयपुर में बंगाली नववर्ष के अवसर पर त्रिपुर सुंदरी मंदिर में पूजा अर्चना की।
जलियांवाला बाग हत्याकांड भारतीय इतिहास में एक कलंकित घटना है। अमृतसर के जलियांवाला बाग में जब एक भीड़ शांतिपूर्ण तरीके से एकत्र हुई थी तो ब्रिटिश सरकार ने उस पर गोली चलवा दी थी, जिसमें अनेक निर्दोष और निहत्थे लोग मारे गए थे। गुरुवार को इस हत्याकांड के 104 साल पूरे हुए। इस मौके पर विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया और शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। जलियांवाला बाग भारत की आजादी के इतिहास की वो घटना है जिसके बारे में सोचने पर भी रूह कांप जाती है। 13 अप्रैल 1919 को ये दुखद घटना घटी जब पंजाब के अमृतसर में स्वर्ण मंदिर से कुछ ही दूरी पर स्थित जलियांवाला बाग में निहत्थे मासूमों का कत्लेआम कर दिया गया। अंग्रेजों ने निहत्थे भारतीयों पर अंधाधुंध गोलियां चलाई थीं। गुरुवार को इस नरसंहार को 104 साल पूरे हो गए, लेकिन आज भी इसके जख्म ताजे लगते हैं और इस दर्दनाक और दुख से भरे दिन को भारत के इतिहास में काली घटना के रूप में याद किया जाता है। इस तरह से जनरल डायर ने निहत्थे लोगों पे गोलियां चलाई थी, जिससे देखकर रूह कांप जाती है और ये हमें याद दिलाती है कि अगर उन्होंने अपनी जान की बलिदान नहीं दिए होते तो हम लोग को आज़ादी नहीं मिलती, और हम लोग को अगर आज़ादी नहीं मिलती तो आज हम लोग खुले हवा में सांस नहीं ले पाते। हम लोग के बाल बच्चे आज गुलामी रहते हैं और गुलामी के जंजीरों से झगड़े रहते हैं। ਆਪਣੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਨਮਨ ਕਰਨ ਆਏ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਰਜ਼ਾ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਖੁੱਲੇ ਘੁੰਮਦੇ ਆ। ਕਈ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਬੱਚੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਅੱਜ ਵਿਸਾਖੀ ਵਾਲੇ ਦਿਹਾੜੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸੀ ਇੱਥੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਨਰਲ ਡਾਇਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਬੇਰਹਿਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਤਿਆਚਾਰ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਕੰਧਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਸ਼ਾਨ ਵੇਖਣ ਦੇ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ। ਅੱਜ ਵੇਖ ਕੇ ਹੀ ਸਾਡਾ ਮਨ ਇੰਨਾ ਦੁਖੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਫੇਸ ਕੀਤਾ ਹੋਊਗਾ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਔਰ ਖੂਹ ਵੇਖ ਕੇ। ਖੂਹ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਜੀ, ਬਸ ਅੱਜ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕਿੰਨੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਗਈਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਰੂਹ ਕੰਬ ਗਈ ਜੀ। ਅੱਜ ਵੇਖ ਕੇ ਅੱਜ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ मौका देता उन्होंने दे प्रति शीश झुकाउण दा। जलियांवाला बाग नरसंहार में करीब 400 से 1000 लोग मारे गए और 1200 से ज्यादा लोग घायल हुए। भारतीयों के कत्लेआम की यह जगह भले ही आज श्रद्धांजलि अर्पित करने की जगह बन चुकी हो, लेकिन हमें ये याद दिलाती है कि आजादी के लिए हमने कौन से मूल्य चुकाए हैं और कितने ही देशभक्तों ने इसके लिए कितनी बड़ी कुर्बानियां दी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। सौराष्ट्र तमिल संगमम का पहला जत्था चेन्नई आ गया है। तमिलनाडु के राज्यपाल रविंद्र नारायण रवि और भाजपा अध्यक्ष अन्नामलाई ने जत्थे का स्वागत किया और बधाई दी और यात्रियों के लिए सुरक्षित और सुखद सौराष्ट्र यात्रा की कामना भी की। सौराष्ट्र तमिल संगमम पहल का उद्देश्य तमिलनाडु में रहने वाले सौराष्ट्र समुदाय की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा देना है। ये तमिलनाडु में सौराष्ट्रियों को गुजरात में अपने भाइयों के साथ जोड़ने और उनकी साझा परंपराओं और मूल्यों का जश्न मनाने के लिए एक मंच प्रदान करेगा। सौराष्ट्र तमिल संगम 17 अप्रैल से 26 अप्रैल तक पूरे सौराष्ट्र क्षेत्र में विभिन्न स्थानों पर आयोजित किया जाएगा। नई शिक्षा नीति 2022-2023 शिक्षा के प्रति भारत के दृष्टिकोण में एक महत्वपूर्ण बदलाव का प्रतिनिधित्व करती है, जिसमें महत्वपूर्ण सोच और कौशल विकास पर अधिक जोर दिया गया है। एनईपी का लक्ष्य 2035 तक उच्च शिक्षा में जीईआर को 50% तक बढ़ाना है, जो 2019 में लगभग 26% थी। आइए सुनते हैं हमारी संवाददाता किरण झा से, जिन्होंने फगन सिंह कुलस्ते एमओएस स्टील से बात की। देश में प्रधानमंत्री जी ने शिक्षा के क्षेत्र में और इसको व्यावसायिक दृष्टि से अलग अलग उसके योजना, हमारा क्षेत्र और भारत का जैसा परिदृश्य, इसको पूरा संस्कृति को जिस प्रकार का प्रभावित करने वाला इस प्रकार का एजुकेशन पॉलिसी लेकर के आए हैं। और मुझे लगता है कि ये अपने आप में हमारे देश के लिए और बच्चों के लिए, जो भी बच्चे हमारे इस सेक्टर में जाना चाहते हैं उनको उसकी चॉइस है। और ये सबसे बड़ी उपलब्धि हमारे लिए यही है कि शिक्षा का एक नया परिवेश शिक्षा के क्षेत्र में प्रारंभ हुआ इस देश के अंदर, प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। आपने ये जोर दिया रूरल शिक्षा के बारे में, नहीं गांव की जो शिक्षा है, गांव में कैसे लोग ज्यादा प्रभावित हुए? ट्राइबल के क्षेत्र में सरकार ने इसको लेकर के, मुझे याद है कि उस समय हमने प्रारंभ किया था 100 एकलव्य आदर्श मॉडल स्कूल हमने दिया। इस समय प्रधानमंत्री जी ने सभी ऐसे ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट, सब डिवीजन और ब्लॉक, इसको हमने टारगेट किया है और इस पे सीबीएसई पढ़, जैसे हमारा नवोदय विद्यालय सेंट्रल, इसी प्रकार के ट्राइबल को लेकर के ये देश में एक बहुत बड़ा एक परिवर्तन एजुकेशन को लेकर के हुआ है और ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने
इसको लेकर आगे बढ़ रहे हैं। महिलाएं कितनी ज्यादा इससे educated देखिए, मुझे लगता है कि आज 50% तो आप मान करके चलिए, मैंने एवरेज देखा है तो बहुत बड़ी संख्या में आज हमारी बेटियां हैं, बच्चियां हैं जो इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं और अच्छे माने उनमें हुनर भी है। मेरिट पे टॉप 10 में भी आने वाले अगर आप देखेंगे तो हमारे वुमेन्स की संख्या ज़्यादा मिलती है, ये एक बड़ी विशेषता है इसकी। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए डीडी न्यूज के साथ। नमस्कार।